दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सख्त कदम उठाया गया एनबीएफसी को लेकर। और जैसे कि आपको पता ही होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस भी एनबीएफसी है। तो क्या सरकार के इस कदम का आरबीआई ने जो सख्त कदम उठाया उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर भी पड़ने वाला है? वैसे तो स्टॉक की गिरावट हुई क्योंकि आज सभी एनबीएफसी के शेयरों में भारी गिरावट थी, चाहे बजाज ग्रुप हो या फिर दूसरे शेयर हो, एसबीआई हो, उन सब स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट रही। लेकिन क्या इस गिरावट का फायदा उठा के हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? वैसे कंपनी की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आने वाले समय में बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बनने वाली है। ऐसे में क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है या फिर इस स्टॉक से अब दूर हुए? काफ़ी लोगों के लिए सबसे जो बड़ी चिंताजनक बात ये होती है कि रिलायंस ने कभी भी शेयर होल्डर को अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन ये रिलायंस का जो आप देखें तो इंडस्ट्रीज़ के वो एक हैवी वेटेड शेयर है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस उससे बिल्कुल अलग है। और इसकी पेयर कंपनियों की प्राइस देखें तो आप 2-2 हज़ार के आसपास दिखाई देगी, उससे ज़्यादा भी है। तो ऐसे में इसमें भी संभावना बहुत सारी है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी अपडेट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में 65,794 के स्तर पे 187 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.28% की गिरावट हुई बाजार में। वैसे आप देख सकते हो कि इंट्राडे में आज हमने 66,000 का स्तर फिर से छुआ बाजार ने, लेकिन आप देखें तो ये जो गिरावट का माहौल बना आज बाजार में, जो पिछले 2-3 दिन की जो तेजी उस पर ब्रेक लगा, तो उसके पीछे वजह एफआई है। एफआई बाजार में फिर से बिकवाल बन गए। आप ये समझ ही सकते हो कि जो माहौल बना था कि इस समय एफआई बाजार में खरीदार बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज बाजार गिर गया। तो देख सकते हो कि 15 नवंबर 16 नवंबर को जिस तरह से एफआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी हुई, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये देखने को मिला कि बाजार में शानदार तेजी बनी। लेकिन आज एफआई फिर से बिकवाल बन गए। आज उन्होंने 11,557 को भी इसका नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,035 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आया वो 477 करोड़ का निगेटिव है और इस निगेटिव आंकड़े ने माहौल बिगाड़ दिया और गिरावट हो गई बाजार में। तो एफआई अभी भी बाजार में पूरी तरह से खरीदार नहीं बने, ये बात आज क्लियरली समझ में आ रही है। अभी फिलहाल उन्होंने 6,574 करोड़ का माल बेच दिया इस महीने में। दूसरी तरफ आज डीआई की तरफ से भी बिकवाली ही हुई है। तो बाजार में आप किसी देखें तो दोनों का माहौल आज निगेटिव बना। आप ये समझ सकते हो आज 6,849 करोड़ की नई खरीदारी की है डीआई ने, लेकिन सामने 7,414 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 565 करोड़ का निगेटिव है और ये पहली बार हुआ इस महीने में। आप देख सकते हो कि लगातार पूरे महीने वो खरीदारी की है, आज उन्होंने बिकवाली कर दी है। ये बाजार के लिए एक चिंताजनक बात है। ये कह सकते हैं कि एक शॉकिंग न्यूज है कि आज डीआई और एफआई दोनों ही बाजार में बिकवाल बने। उन्होंने इस महीने में 7,702 करोड़ का नया खरीदारी जरूर किया है, लेकिन आज दोनों ही बिकवाल थे और इसका नतीजा ये रहा कि बाजार में गिरावट हुई। अब यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो कि 9,574 के स्तर पे 0.83% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट थी और इसका असर जियो फाइनेंशियल सर्विस में देखने को मिला। स्टॉक की शुरुआत 226 पर हुई तो लगभग फ्लैट शुरुआत हुई और यही दिन भर का हाई है 226 का, लेकिन जो लो बना वो 220 का है। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अंत में क्लोजिंग 221 के आसपास रही, जहाँ पे 2.62% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह रही। एक तरफ तो आप देख सकते हो कि आज एनबीएफसी के लिए सरकार की तरफ जो फैसला था उसका निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला और दूसरी तरफ आज एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में बिकवाल बने। इस वजह से बाजार में गिरावट का माहौल बना, तो इसका असर जियो फाइनेंशियल सर्विस पर भी देखने को मिला। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अब आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए जो नियम थे उसको बहुत ज़्यादा सख्त कर लिया है। तो पर्सनल लोन लेना अब हो जाएगा मुश्किल। आरबीआई ने 25% बढ़ा दिया रिस्क वेट और इससे आप देखें तो पूरा माहौल यहाँ पे निगेटिव बना। तो गुरुवार के दिन देख सकते हो रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। रिवाइज नॉर्म्स में रिस्क वेट को 25% तक बढ़ा दिया है। आरबीआई ने कहा है कि समीक्षा के आधार पर कर्ज के मामले में जोखिम के संबंध में रिस्क के वेट बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए रिस्क वेट को 25% बढ़ाकर क्रमशः 150% और 125% कर दिया है। हायर रिस्क वेट का मतलब है कि जब अनसेफ माने जाने वाले पर्सनल लोन की बात आती है तो बैंकों को अलग से ज़्यादा राशि का प्रावधान करना होगा।
दूसरे शब्दों में यह वेट बैंकों की लोन देने की क्षमता को सीमित करता है। हालांकि इस संशोधित नियम में होम लोन, एजुकेशन और व्हीकल लोन और कंज्यूमर लोन शामिल नहीं है। तो आप देखें तो दूसरे जो लोन पहले की तरह जो चल रहे हैं उसमें उसको कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इस नियम के में अंदर देखें तो सोने और सोने की ज्वेलरी के बदले कर्ज पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। और देख सकते हो कि इस समय जो रिस्क वेट है वो सिर्फ उनके ऊपर जो पर्सनल लोन ले रहे हैं, बाकी आप देखें तो होम लोन, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन वैसे ही दिए जा सकते हैं जैसे पहले, उसके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल में ही कंज्यूमर लोन की कैटेगरी में कुछ लोन में अधिक बढ़ोतरी की बात कही थी। उन्होंने बैंकों और एनबीएफसी को पहले ही इंटरनल सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के लिए बढ़ते जोखिमों से निपटने और अपने हित में उपयुक्त सुरक्षा कदम उठाने की सलाह दी थी। और दास ने जुलाई और अगस्त में ही प्रमुख बैंकों और एनबीएफसी के सीनियर अधिकारियों से बातचीत के दौरान कंज्यूमर लोन में उच्च वृद्धि और बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता का जिक्र भी किया था। यानी बैंकों को पहले ही चेता दिया गया था कि आप अपने रिस्क को कम कीजिए। और अब देख सकते जो फैसला आरबीआई ने लिया उस हिसाब से इनको फंड एक्स्ट्रा रखना होगा। और इसने यहाँ पे थोड़ा सा आज माहौल निगेटिव किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की बागडोर के लिए 3 मजबूत खिलाड़ी बाजार में आ चुके हैं। यानी अब यहाँ पे ईशा अंबानी, इसके अलावा अगर आप देखें तो अंशुमन ठाकुर और हितेश सेठिया, ये 3 नए डायरेक्टर कंपनी के अंदर आएंगे। ईशा अंबानी की बात करें तो यह आप देखो मुकेश अंबानी की लड़की है और इन्होंने साइकोलॉजी और साउथ एशिया स्टडीज़ में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए भी किया है। रिलायंस रिटेल में एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के टीम का वो हिस्सा है। और देश में 2016 में लॉन्च किए गए जियो का कॉन्सेप्ट भी तैयार करने में उनका बड़ा श्रेय जाता है। और ईशा अंबानी नई कैटेगरी जियोग्राफिक्स और अन्य फॉर्मेट में रिलायंस रिटेल वर्टिकल के विस्तार कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में देखिए उनका काफ़ी पकड़ मजबूत है और आने वाले समय उनके अनुभव का फ़ायदा भी मिलेगा। अंशुमन ठाकुर की बात करें तो यह इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और आईआईएम अहमदाबाद से उन्होंने एमबीए किया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का उनका 24 साल का अनुभव है। इसके अलावा भी उन्होंने कई सेक्टर में काम किया है। फिलहाल जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और हितेश सेठिया की बात करें तो यह पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है, यानी सीए है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के वो छात्र रह चुके हैं। यूरोप, एशिया और ग्रेटर चाइना में, उत्तरी अमेरिका में 20 सालों से ज़्यादा उन्होंने फाइनेंशियल सर्विस में एग्जीक्यूटिव के पद पे रह चुके हैं। यानी उनका कैरियर का ज़्यादातर जो समय है उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में बिताया और कई देशों में उन्होंने आप देखते हो सफल प्रयोग के तौर पे उन्होंने काम किया है। काफ़ी ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट से लेके उनके काफ़ी ज़्यादा एक अनुभव है, उसका फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। तो आप देखें तो उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक कनाडा, आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी, यूके, हांगकांग में भी अपनी सेवाएं दी है। तो बहुत सारा उनके पास अनुभव है, इसका फ़ायदा जियो फाइनेंशियल सर्विस को मिल सकता है। इससे पहले देखें तो केवी कामत को इसमें हिस्सा बनाया गया जो आईसीआईसीआई बैंक से ही आए। तो आप समझ ही सकते हो कि एक बहुत मजबूत टीम तैयार की गई जो आने वाले समय में जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। अब वैसे भी देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये समझ सकते हो कि इसमें एक स्टेबिलिटी है। वॉल्यूम लगातार एक जैसा बना हुआ। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है इस समय स्टॉक। यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को चेक लेते हो। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 224 का फर्स्ट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पे टूटता हुआ दिखा देगा क्योंकि गिरावट हो चुकी है, इससे नीचे स्टॉक आए। सेकंड सपोर्ट 221 के आसपास है जिसके आसपास क्लोजिंग हुई है। अब तीसरा सपोर्ट इसका 218 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल बना तो 229 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको पार किया तो 232 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार 232 को पार हो तो फिर 235 तक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।